स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऋतु के बारे में। ऋतु यानी कि सीजन्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जब ये चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम जलवायु है, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल देखिए एक ही काम के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था भाई, ऋतु था एक, तो उसके अलावा मौसम है और जलवायु। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको यह भी बताया था। अगर मौसम की बात करें तो किसी भी टाइम पर, यानी कि बात करें भाई किसी भी समय पर, यानी कि अभी अगर आप लोग बाहर देखोगे तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये किस प्रकार की है, यानी कि जो वायुमंडल की स्थिति है किस प्रकार की है बाहर, ये क्या कहलाएगा? मौसम कहेंगे इसको। और मौसम जो है एक दिन में बहुत बार भी चेंज हो सकता है, ठीक है। दिन प्रतिदिन जो वातावरण के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, इन्हें ही मौसम कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज दिन कुछ गर्म है, अगले दिन आप देखेंगे कि भाई बारिश हो गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो मौसम चेंज हो जाएगा, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें ऋतु की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन्हीं वातावरण की कंडीशन को, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मौसम के अंदर हम एक दिन की कंडीशन ले रहे थे, अगर यहां पर भाई कुछ महीनों का 5 से 6 महीनों का अगर औसत निकाल लिया जाता है कि इन 5-6 महीनों में जो कि भाई अपना एटमॉस्फेयर है इसकी कंडीशन किस प्रकार की रहती है, तो उनका एक इकट्ठा ग्रुप बना दिया जाता है मंथ का, तो उसको ही क्या बोलते हैं? ऋतु कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भाई ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, यानी कि विंटर एंड समर्स। तो विंटर में क्या होगा आपको पता है कि भाई नवंबर में स्टार्ट होकर फरवरी तक क्या होता है? विंटर सीजन रहता है। और इस सीजन के अंदर जो ठंड है वो बहुत ज्यादा रहती है, टेम्परेचर कम रहता है। इस प्रकार का यानी कि क्या रहेगा? हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा। गर्मियों को भी ठीक इसी प्रकार से हमने डिवाइड किया है। तो इन्हीं ऋतु के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जबकि अगर क्लाइमेट की बात की जाए, जलवायु की, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इसका 30 साल से भी अधिक समय का एवरेज लिया जाता है। फिर उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंट्री की जो भाई जलवायु है, क्लाइमेट है, किस प्रकार का होगा। अगर भारत के विषय में हम लोग बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट किस प्रकार का है। ये है देखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला भारत देश है हमारा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ये चीज याद रखनी है। आज हम बात करने वाले हैं ऋतु के बारे में। तो देखिए, भारत के अंदर मुख्यतः भाई आप देखेंगे अलग अलग जगह जो भाई विभाजन किए गए हैं ऋतुओं के, कई प्रकार की बताई गई है। कहीं पर आप देखेंगे 6 मिलेगा, कहीं पर 4 मिलेगा, लेकिन हम जो एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक है ज्योग्राफी की, उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें बताया गया है कि जो ऋतु है, जो सीजन्स है, ये 4 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से सीजन है इनका एक नाम आप सुनेंगे कि देखिए, पहला तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। समर के बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई जो विंटर सीजन होता है हमारा, यानी कि शीतकाल, जब ठंड का मौसम होता है भारत के अंदर। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो हम अगला जो ऋतु देखेंगे सीजन, ये रहेगा मानसून का आगमन, ठीक है। भारत के अंदर किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है। उसके बाद जो चौथा हमारा सीजन है ऋतु, इसमें क्या है? मानसून की वापसी, ठीक है। रिट्रीट ऑफ मानसून। मानसून जब वापस होता है तो इसको क्या कहते हैं? मानसून की वापसी। तो वैसे तो ये मानसून का आगमन और मानसून की जो वापसी है, इन चीजों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन टाइप में एक बार फिर से इनके ऊपर देखेंगे कि क्या चीज होती है ये। तो सबसे पहले चलिए हम ले लेते हैं शीतकालीन ऋतु को, ले लेते हैं शीत ऋतु को, यानी कि जो विंटर सीजन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि भाई भारत का मैप है और भारत के ठीक बीचों बीच से यहां पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यहां पर त्रिपुरा और मिजोरम से भी ये निकल रही है। तो बीचों बीच से जो रेखा निकल रही है ये कौन सी है? 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है। इसी को ही क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। उसके बाद जब भारत से आप नीचे की तरफ आएंगे, भाई यहां पर क्या मिलेगा? 0 डिग्री इक्वेटर आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्या है?
0 डिग्री इक्वेटर है, जिसको कि क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत भी इसको कहते हैं। पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध और अपना दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत इस प्रकार से कौन से गोलार्ध में है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध यहां पर स्थित है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से जब आप ठीक नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ पर, मैं इसी के पास में बना देता हूं ताकि आप लोग देख पाए। तो 23.5 डिग्री जो साउथ है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा इसको कहेंगे। इस प्रकार से 23.5 डिग्री, इस चीज को हम देखिए बहुत बार बना चुके हैं, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं इसलिए बताता हूं बार बार ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे और अच्छी तरह से आप इस चीज को सीख जाएं। तो बात करेंगे भाई शीतकाल की, हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की। तो भारत में जो शीतकाल है ये कब आता है, तो शीतकाल की अगर बात करें तो देखिए जब सूर्य, आप लोग ये चीज अब समझने लग गए हैं कि भाई सूर्य का जो प्रकाश है ये साल भर मूव करता है। कहां पर मूव करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर इस प्रकार से सनलाइट चलती है और भाई 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मूव करती है पूरे एक साल में। ठीक है, क्यों करती है, क्योंकि एक तो जो अर्थ है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसके अलावा अगर बात करें तो भाई ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। तो इन्हीं चीजों का नतीजा क्या निकलता है कि जो सनलाइट पड़ती है पृथ्वी के भाग पर, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो है सनलाइट यहां पर डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, सीधा प्रकाश यहां तक पड़ता है। तिरछे की अगर बात करें तो और ऊपर तक जाता है, 66.5 डिग्री तक जाता है। लेकिन डायरेक्ट सन रेज की बात हो रही है, सन इंसोलेशन की, तो ये भाग सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इस प्रकार से। तो भाई मानसून वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहां पर जब सूर्य देखिए 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, भारत के अंदर गर्मी रहेगी। उसके बाद देखिए जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर को जो सूर्य है ये आ जाता है विषुवत रेखा पर आ जाता है। उसके बाद सूर्य को और नीचे जाना है, तो भाई सितंबर में यहां पर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप लोग देखेंगे 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। जब सूर्य यहां पर आता है तो भारत के अंदर क्या सीजन रहेगा, 22 दिसंबर को यहां पहुंचता है ना, तो 22 दिसंबर को भारत में क्या रहता है, ठंड का मौसम रहता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि भाई सूर्य अचानक से जब मकर रेखा पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर तभी ठंड पड़ती है, ऐसा नहीं है, पहले से ही स्टार्ट हो जाता है जब विषुवत रेखा से सूर्य नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां पर सितंबर में है, अक्टूबर में भाई ठीक सा मौसम हो जाएगा, उसके बाद नवंबर में आएगा तो हल्की हल्की ठंड प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद दिसंबर में ठंड पूरी तरह से हो जाएगी, उसके बाद सूर्य ऊपर की तरफ आना प्रारंभ होगा। तो यहां पर देखेंगे दिसंबर में है, फिर जनवरी में आएगा, फिर फरवरी तक, तो हल्की हल्की ठंड रहती है फरवरी तक। तो इस प्रकार से भारत के अंदर ये आएगा, सर्दी का मौसम आएगा। क्यों आ रहा है, आप देख रहे हैं कि सूर्य किस प्रकार से भारत से दूर होता चला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत में विंटर सीजन का यानी कि शीत ऋतु का आगमन हो गया है। ठीक है, और कब से कब तक चलेगी, अभी हमने देखा कि नवंबर से फरवरी तक मान सकते हैं कि भाई शीत ऋतु रहेगी। ठीक है, यह अभी ये मैंने चीज आपको समझाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए ये भारत का मैप जब आप देखेंगे तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी सीखी है कि भाई पृथ्वी पर इस प्रकार से देखिए बीचों बीच से ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अगर इक्वेटर से हम लोग जब यहां पर ये जो पोल है भाई, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनकी तरफ जब बढ़ते हैं तो यहां पर तापमान में कमी होती चली जाती है। ठीक है, तापमान में कमी होगी, क्यों होगी भाई, सूर्य का जो प्रकाश है वो यहीं तक तो पहुंचता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक, ऊपर तिरछा पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी का नतीजा क्या है कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आती रहती है। तो भारत का यहां पर आप देखेंगे भाई 8.4 से भारत का प्रारंभ होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर में भी गिरावट आती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, और अगर मैप से भी आप लोग देखेंगे तो भारत का कौन सा हिस्सा, जब सूर्य यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो भारत का कौन सा हिस्सा सूर्य से सर्वाधिक अधिक दूरी पर है। ठीक है,
अधिक दूरी पर कौन सा है, वहीं पर तो सर्वाधिक ठंड होगी। तो यहां पर देखेंगे जो उत्तरी भारत है, ठीक है, यहां पर देखेंगे भाई जो उत्तर का भारत है ये अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है। इसकी वजह से जो भारत के अंदर सर्वाधिक सर्दी होगी, जो ठंड होगी, वो कहां पर होगी, उत्तरी भारत के अंदर सर्वाधिक ठंड रहती है, ठीक है। यहां पर देखेंगे हिमालय वगैरह में पूरा स्नोफॉल हो रहा होता है। उत्तर का मैदान आप देखेंगे कि यहां पर भी बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो कहां पर मैंने बताया भाई, उत्तर भारत में सर्वाधिक गर्मी रहेगी, ठंड रहेगी। और बात करें अगर भाई सर्वाधिक ठंडे महीने कौन से रहेंगे, तो ये भी देखिए दिसंबर और जो जनवरी है ये खासकर सबसे ठंडे महीने रहेंगे, ठीक है, सबसे ठंडे रहेंगे दिसंबर में। क्यों, दिसंबर ईद में तो यहां पर सूर्य पर, यहां पर होता है सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर को। तो इसका मतलब है दिसंबर और जनवरी में यहां पर आप देखेंगे उत्तर भारत में सर्वाधिक ठंड रहेगी। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता है अगर आप लोग यहां भाई दक्षिण से लेकर और उत्तर की तरफ जाते हैं, ठीक है, साउथ से अगर यहां से आप चलना प्रारंभ करें तो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहां पर देखिए वो फिर भी सूर्य के करीब है, सूर्य के प्रकाश के करीब, जहां पर सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ रहा है, इसके नजदीक है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है ये कैसा रहेगा, थोड़ा अधिक रहेगा। वही व्यक्ति अगर यहां पर है तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। अगर यहां पर आएगा तो क्या होगा भाई, यहां पर जब खड़ा होगा तो यानी कि सूर्य के लंबवत प्रकाश के समीप है ना, तो इसको क्या होगा, गर्मी लगेगी। दूर आता जाएगा यहां पर टेम्परेचर और कम होगा। यहां पर तो बहुत ज्यादा दूर है सूर्य से, तो यहां पर टेम्परेचर बिल्कुल कम होगा। तो हमने लिखा है कि भाई टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज होता है कहां से, जब हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं, ये चीज देखना है। और एक एग्जाम्पल के तौर में भी आप देख सकते हैं भाई, केरल में यहां पर है तिरुवनंतपुरम है, या फिर आप भाई चेन्नई ले लीजिए। अगर इनका टेम्परेचर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए भाई दिसंबर के महीने में तिरुवनंतपुरम जो है केरल में, अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना मिलेगा, देखिए 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करें उत्तर भारत में, ठीक है, अगर यहां का भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लेंगे तो कई क्षेत्रों का तो माइनस में भी टेम्परेचर रहेगा। लेकिन नॉर्मली आप ले लीजिए कहीं का भी, पंजाब का कोई क्षेत्र ले लीजिए, हरियाणा का कोई क्षेत्र ले लीजिए, यहां का भी आप अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 4 से 5 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार साउथ से उत्तर की तरफ जाने पर, नॉर्थ की तरफ जाने पर भाई जो टेम्परेचर है उसके अंदर कितनी गिरावट आ रही है, कहां 24 और कहां 4.5। कारण इसका और भी है कि यहां पर आप देखेंगे ये भारत का जो हिस्सा है ना, यहां पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। लेकिन अगर भाई खाली 22 डिग्री नॉर्थ से नीचे का हिस्सा आप लोग देखेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, पेनिसुलर ये पार्ट है भारत का, प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। प्रायद्वीप यानी कि ऐसी भूमि जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो यहां पर जो केरल का तिरुवनंतपुरम है, इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहां का जो टेम्परेचर है ये इतना ज्यादा क्यों है। एक तो भाई सूर्य के नजदीक है ये अभी, ठीक है, सूर्य यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो ये इसके नजदीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है कि ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, यहां पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी तो सूर्य का तिरछा प्रकाश रिसीव कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये भाई वाटर बॉडी गर्म हो जाती है, एक बार गर्म होने के बाद, तो ठंडा होने में भी इनको बहुत ज्यादा समय लगता है, ये गर्म ही रहती है। तो नतीजा क्या रहता है कि भाई जो टेम्परेचर है ना वो लगभग एक जैसा ही बना रहता है साल भर तक। अभी और आगे बढ़ेंगे, इस चीज को आप और समझ जाएंगे। बाकी पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये ध्यान रखना है कि साउथ टू जब नॉर्थ हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर में गिरावट होती है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर मैंने बताया कि किस प्रकार से इतना टेम्परेचर यहां पर रहता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो देखिए जो दिन में आप टेम्परेचर देखेंगे तो भाई दिन में तो थोड़ा गर्म रहता है, दिन कैसा रहता है, गर्म रहता है दिन, और रातें जो है ये कैसी रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। दिन में अगर
सूर्य निकल आया है। भाई सूर्य का प्रकाश चाहे तिरछा ही मिल रहा हो, आप देखेंगे कि सर्दियों में भी धूप अच्छी खिलती है, तो उसकी वजह से दिन में जो टेम्परेचर है ये थोड़ा कम रहेगा। लेकिन रात के समय क्या होता है कि भाई भयंकर ठंड पड़ती है पूरे उत्तर भारत में, और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही गिर जाता है रात के समय, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्या है भाई, पाला गिरता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, तुषारापात कहा जाता है। तुषाराघात नहीं, तुषारापात इसको कहा जाता है। और क्या नाम लिया मैंने, तुषारापात होगा यहां पर उत्तर भारत में। और अगर आप यहां पर देखेंगे कि भाई जो हिमालयी क्षेत्र है यहां पर तो क्या होगा कि बर्फबारी होगी, यहां पर क्या होगा, हिमपात होगा, ठीक है। इस प्रकार से इतनी ठंड की यहां पर हिमपात, और उत्तर भारत में यहां पर इस क्षेत्र में क्या होगा, तुषारापात होता है, पाला गिरता है भयंकर, ठीक है, भयंकर धुंध ही धुंध, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार की यहां पर सिचुएशन होती है। उसके बाद सर्दियों में क्या होता है कि भाई सर्दियों के समय यहां पर पवनें चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं इनका प्रवाह होता है। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन समझ रहे होंगे, कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, एक बार फिर से समझेंगे। अभी सर्दी की सिचुएशन है भारत के अंदर, बात हो रही है 22 दिसंबर की। सूर्य कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। इसका मतलब ये जो रीजन है ये सबसे ज्यादा हीट रिसीव करेगा सन से, सन रेडिएशन रिसीव करेगा। तो यहां की हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी 11-12 किलोमीटर, ट्रोपोपॉज सीमा तक जाएगी। उसके बाद देखिए ये ठंडा होने पर उत्तर दक्षिण की तरफ जाएगी, ठीक है। दक्षिण को हम डिस्कस नहीं करेंगे, भारत का देखना है। तो इस प्रकार से उत्तर की तरफ जाएंगी, ये उतरेंगी कहां पर, ये भाई इनको उतरना है अपने समीपवर्ती क्षेत्र में जहां पर की हाई प्रेशर जोन होगा। तो इस समय हाई प्रेशर आप देखेंगे कि यहीं पर ही रहता है, कर्क रेखा के आसपास ही। तो ये हवाएं इस प्रकार से यहां पर उतरेंगी, ठीक है। नॉर्मली वैसे कहां पर उतरती है, 30 से 35 डिग्री के जो अक्षांश है ना नॉर्थ और साउथ में, यहां पर उतरती है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो ITC-Z अगर विषुवत रेखा पर था ना, तब की ये कंडीशन है कि 30-35 पर उतरती है। लेकिन अभी ITC-Z जो है ये यहां पर साउथ में खिसक गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसका नतीजा क्या है कि भाई यहां पर जो 30-35 वाली हाई प्रेशर की बेल्ट थी, तो ये भी तो खिसकेगी, तो ये भी खिसक कर थोड़ा नीचे आ गई है, ठीक है। पहले 30-35 थी, अब कितना हो गया, 20-25 हो गया है, यानी कि यहां रहेगी इसके आसपास। तो इस प्रकार से, तो यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, जेट बनी और यहां पर ही उतरती हैं। अब यहां पर उतरने के बाद तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। यहां पर पूरे उत्तर भारत में आप लोग देखेंगे यहां पर इस प्रकार से ये पूरा हाई प्रेशर बना हुआ है। अब यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी, तो यहां पर लो प्रेशर है। तो ये हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर से हवाएं इस प्रकार चल देंगी, ठीक है। कहां चल देंगी, लो प्रेशर को भरने के लिए। अब ये टेडी क्यों बनाई है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई फेरल का नियम है कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती है तो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है, तो ये दाहिनी तरफ मुड़ गई इस प्रकार से। तो हवाएं चली आ रही है इस प्रकार दाहिनी तरफ मुड़कर, तो ये पहुंच जाती है यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर पर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर पर पहुंच गई है। अब फेरल का ही नियम है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ बहती है, तो जब ये 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करके जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध जब यहां पर एंट्री करेगी तो ये अपनी बाईं तरफ मुड़ गई, इस प्रकार से बाईं तरफ मुड़ गई। और जो हवाओं का काम था कि यहां तक पहुंचना है, ये पूरा हो गया है इस प्रकार से। तो यही चीज मैंने बताई है कि भाई इस समय शीतकाल में भारत के अंदर किन हवाओं का ज्यादा जोर होता है, कौन सी पवन चलती है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर उत्तर है और यहां पर पूर्वी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी विंड चलती है। और जो इन पवनों को क्या कहते हैं, पहले डिस्कस किया है कि भाई जो ITC-Z है, यहां पर जो भी पवनें आती हैं इसके पास इस प्रकार से कोई भी, ठीक है, अभी दिशाएं नहीं देखेंगे, यानी कि कोई भी पवन आती है, तो जैसे ये पवन आ रही है तो इनको क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है। किस दिशा से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है, तो नाम क्या होगा,
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाएगा। तो शीतकाल में भारत के अंदर क्या चलती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, ये बात बताई गई है। तो अब देखेंगे कि क्या ये जो विंड चल रही है ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट वाली, क्या ये भारत में वर्षा करेंगी कहीं पर? तो वर्षा के लिए देखिए जरा, तो ये हवाएं यहीं पर उतरकर इस प्रकार से बहते हुए आ रही है। तो बीच में कोई भी जलीय राशि नहीं है, ना ही कोई भाई समुद्र है, ना कोई सागर महासागर, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हवाएं जो हैं शुष्क होंगी, इनके अंदर पानी की किसी भी प्रकार की मौजूदगी नहीं होगी, शुष्क रहेंगी। तो इसका मतलब है भाई नमी नहीं है, तो ये हवाएं जैसा चल रही है वैसे ही बहते हुए ये आ जाएगी अपने टारगेट पर, लो प्रेशर पर। कोई वर्षा नहीं यहां पर, लेकिन फिर भी ये हवाएं कुछ जो आप देखेंगे यहां पर जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहते हुए इस प्रकार से आ रही हैं, ये क्या करेंगी, बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करेंगी। और उसके बाद यहां पर आप जो एरिया देख रहे हैं तमिलनाडु का, ये कौन सा है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको। तो यहां पर कोरोमंडल तट पर इनके द्वारा वर्षा की जाती है उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जो सर्दियों का मानसून है, तो इस प्रकार से वर्षा होती है। हवाएं वगैरह समझ गए हैं। उसके बाद देखिए एक और चीज है कि भाई हिमालय के यहां पर देखिए हमने हाई प्रेशर बनाया है ना, उत्तर भारत में क्या है, हाई प्रेशर है उत्तर भारत में, यहां पर पूरा हाई प्रेशर है ना, क्योंकि ये हवाएं जो यहां से गर्म होकर ऊपर उठ रही है 23.5 डिग्री साउथ से, यहां से क्यों गर्म हो रही है कि भाई सूर्य का लंबवत प्रकाश अभी यहीं तो है 22 दिसंबर को, तो यहां से गर्म होकर ये ऊपर उठी, जेट बनी और यहां पर उतरती हैं। जब यहां पर उतरेगी तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। ये पूरा हाई प्रेशर इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये चीज पता है। उसके बाद देखिए यहां पर भाई हिमालय का भी तो विस्तार है इस प्रकार से, भारत के उत्तर में ही ये हिमालय है। हिमालय में क्या है भाई, बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, पासेज पाए जाते हैं, नेचुरल पाथ हैं, नेचुरल रास्ते हैं जो कि आवागमन के लिए हैं। ठीक है, कोई नदियां बहती होंगी, उन्होंने काट कर इस प्रकार के रास्ते बना दिए हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई बहुत सारे पासेज हैं यहां पर हिमालय के अंदर। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो ये जो पासेज है यहां से क्या होता है भाई, हिमालय के उत्तर में आप लोग देखेंगे पोलर विंड चल रही होती है इस टाइम, यानी कि यहां से हवाएं बहकर आ रही होती है। कौन सी हवाएं, जो कि भाई ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड साइबेरियन विंड कहा जाता है उनको। ठीक है, कौन सी, कोल्ड साइबेरियन विंड है ये, ठंडी साइबेरियन हवाएं इस प्रकार से आ रही है। पढ़ा होगा हिमालय क्या करता है, एक प्रहरी का काम करता है, जो कि जो साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होती है उनको रोकता है हिमालय। तो रोक लिया है हिमालय ने, लेकिन फिर भी कुछ हवाएं इन पासेज से प्रवेश करते हुए भारत के यहां पर आ पहुंचती है। अब यहां पर आ गई है, पूरे एरिया के अंदर हाई प्रेशर ही है, लेकिन जब हवाएं यहां पर और ठंडी हवाएं ऐड हो गई है तो यहां पर देखिए भाई हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है ना, ये और भी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि हाई से भी और हाई हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन जो गंगा का मैदान आप लोग देखेंगे भाई, ये वाला क्षेत्र भाई बिहार का है, पश्चिम बंगाल का या यूपी का, तो यहां पर क्या इतना हाई प्रेशर होगा, यहां पर इतनी हवाएं नहीं आई है ठंडी, तो यहां पर भी है तो हाई प्रेशर ही, लेकिन हाई प्रेशर में भी दो कैटेगरी हो गई ना। पहले तो एक जैसा हाई प्रेशर था, अब यहां पर तो नॉर्मल हाई प्रेशर ही है पहले वाला, लेकिन यहां पर जो साइबेरियन कोल्ड विंड है ये भी ऐड हो गई है। तो हाई प्रेशर जो है बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। तो बस हवाएं क्या करेंगी, अधिक हाई प्रेशर से, अब यहां पर इसकी तुलना में आप देखेंगे कि लो प्रेशर है ना इसकी तुलना में, तो यहां पर इस प्रकार से ये मूव करेगी। ये क्या है भाई, शीतलहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं तो आएंगी इस प्रकार से। यूपी बिहार में आप देखेंगे जो शीतलहर चल रही है इस प्रकार से, तो ये चीज है। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को देखिए एयर ड्रेनेज कहा जाता है। एयर ड्रेनेज कहलाता है ये, जब हवाएं यहां पर हिमालय वाले क्षेत्र से निकलकर हाई प्रेशर से यहां पर इसकी तुलना में जो कम हाई प्रेशर का फील्ड है ना, जो गंगा का मैदान है, यहां पर प्रवाहित होती है, तो एयर ड्रेनेज का ये
काम करती है इस प्रकार से। और अन्य देखेंगे तो शीतकालीन, भाई ये जो सीजन हम पढ़ रहे हैं शीत ऋतु का, तो टोटल इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो टेम्परेचर है ये कुल मिलाकर क्या रहेगा, कम रहेगा। हवाओं के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता की मात्रा होगी जल वाष्प की, तो आपने देखा कि यहां पर ये शुष्क ही है, कोई जल मात्रा नहीं है। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, ये कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो आसमान है ये कैसा रहेगा, साफ रहेगा इस सीजन में। और उसके अलावा हवाओं की गति आप देखेंगे, पवन की गति ये कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, ज्यादा तेज नहीं बहती है। जिस प्रकार से आप ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं तेज हवाएं बहती हैं, आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, लू चलती है, तो इस प्रकार का यहां पर काम नहीं है। तो जो हवाओं की गति है ये कैसी है, शिथिल है, ठीक है, यानी कि स्लो ही रहती है, ज्यादा तेज नहीं रहती। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है सर्दियों के अंदर, पढ़ा भी हमने इसके बारे में, जिसको कि पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो देखिए नॉर्मल सिचुएशन में जब मान लीजिए सूर्य कहां पर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर पर रहता है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर में रहता है। या फिर आप मानकर चलिए, देखिए एग्जांपल ये लेंगे, गर्मियों के सीजन में क्या रहता है कि भारत के उत्तर में यानी कि भाई हिमालय के उत्तर में एक यहां पर जेट धाराएं बहती हैं, जिनका की नाम क्या है, पछवा जेट धाराएं कहलाती है। वो यहां पर इस प्रकार से बहती है हिमालय के उत्तर से, इस प्रकार से ये बहती है पछवा जेट धाराएं। नॉर्मल कब बहेंगी ये, जब सूर्य यहां पर होता है 0 डिग्री नॉर्थ पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, गर्मियों के सीजन में। उसके बाद सूर्य जब धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर में यहां, तो ये क्या यहीं पर बहती रहेगी। तो ये भी हर एक चीज शिफ्ट होती है। हमने पढ़ा था कि जो भाई प्रेशर बेल्ट है वर्ल्ड के अंदर, ये सब खिसकती है। थोड़ा एग्जांपल तो मैंने अभी दिया था कि भाई हवाएं गर्मियों में कहां पर, गर्मियों में नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में 30-35 पर उतरती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नीचे शिफ्ट हो गया ITCZ, तो ये पेटी भी खिसक कर थोड़ा नीचे आ गई थी। तो सर्दियों में जब सूर्य पूरा दक्षिण की तरफ चला जाता है तो ये पछवा हवाएं भी खिसक कर नीचे की तरफ आ जाती है। अब नीचे जब ये खिसक कर आती है इस प्रकार से, तो बीच में एक बाधा उत्पन्न हो गई है यहां पर हिमालय की। तो अब ये क्या करेंगी, जेट धाराएं इस प्रकार से कुछ हिमालय के उत्तर से बहते हुए सीधा निकल जाएंगी, और कुछ ये हवाएं देखिए यहां से हिमालय से टकराकर डाइवर्ट होकर क्या करेंगी, अब ये यहां पर उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगी ये हवाएं इस प्रकार से। देखिए अब ये हवाएं यहां से टकराई पश्चिमी पछवा जेट और यहां पर प्रवाहित हो रही है। सेम टाइम पर ही एक और फिनोमिना होता है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ठीक है, फिर ईरान, इराक वगैरह हैं, ये सब कंट्री, अफगानिस्तान भी है, सीरिया वगैरह, यहां से होते हुए तो यहां पर एक देखिए समुद्र है, एक सागर है, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसको, भूमध्य सागर कहते हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ऊपर आप देखेंगे यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में है मेडिटेरेनियन सी। तो यहां पर एक भाई चक्रवात का निर्माण होता है, टेम्परेट साइक्लोन का। तो ये साइक्लोन देखिए इसकी दिशा में ही होता है, ये जो पछवा जेट चल रही है, तो उसी साइक्लोन को ये बहा कर ले आती है पवनें, और क्या होता है कि भाई वो साइक्लोन की एंट्री यहां पर हिमालय के दक्षिण के अंदर हो जाती है, भारत के अंदर, और फिर यहां पर बारिश होती है, ठीक है, सर्दियों के सीजन में यहां पर बारिश होती है, पंजाब है, हरियाणा है, तो इन जैसे कंट्रियों में यहां पर वर्षा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी विक्षोभ था, ये फिनोमिना था, सर्दियों में बारिश करता है, ये क्या बताया मैंने अभी, पश्चिमी विक्षोभ। और ये देखिए सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है इस प्रकार से भारत के अंदर, तो स्थानीय भाषा में इसको महावट भी बोला जाता है, ठीक है, महावट इसको कहा जाता है। और ये जो महावट होती है ये रबी की जो फसल होती है इनके लिए बेहद फायदेमंद होती है। रबी की फसल कौन सी, ऐसी फसलें जो कि वही सर्दियों के सीजन में उगाई जाती है, और ठीक है जब मार्च अप्रैल में जिनकी कटाई होती है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं सर्दियों में कौन कौन सी फसलें होती हैं। देखिए याद ना हो तो भी आप लोग इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी फसल है। आप देखेंगे भाई चना है जो सर्दियों के अंदर होता है, हरे चने आते हैं ना मार्केट में, हरे मटर आ जाते हैं इस प्रकार से। पंजाब यूपी के अंदर आप देखेंगे गेहूं की खेती होती है सर्दियों के सीजन में, सरसों है, जो हो गया, इस प्रकार की फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें हैं जो सर्दियों में होती हैं।
जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों है, चना, और उसके अलावा मैंने बताया था मटर, ठीक है, आलू वगैरह भी हो सकता है। तो इस प्रकार का, तो ये जो यहां पर महावट हुई है यानी कि शीतकालीन जो वर्षा है, जो कि स्थानीय नाम है महावट, तो ये रबी की फसल के लिए बेहद फायदेमंद होता है। फसल इसमें अच्छी तैयार होती है अगर ये वर्षा हो जाती है। इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, 22 डिग्री जो इक्वेटर नहीं 22 डिग्री लेटीट्यूड से जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो क्या यहां पर भी सर्दी पड़ती है? तो सर्दी यहां पर देखिए स्पष्ट नहीं होता कि भाई ठंड है, क्योंकि यहां पर प्रायद्वीपीय भारत में आप लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो साल भर एक जैसा ही बना रहता है। अगर आप किसी भी यहाँ के भाई क्षेत्र को ले लीजिए, जैसे कि अंडमान निकोबार को आपने ले लिया है, तिरुवनंतपुरम को लिया है, इसके अलावा भाई चेन्नई देखेंगे, यहाँ पर मुंबई है, गोवा है, इन सब का जो टेम्परेचर है ना ये लगभग एक जैसा ही बना रहता है। इनके बीच में जो तापांतर है ये बहुत ज्यादा कम होता है। तापांतर यानी कि ताप के बीच का अंदर मैक्सिमम और जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है ना किसी एरिया का, उनके बीच का जो डिफरेंस है तापांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे भाई जयपुर है, न्यूज में सुनते हैं कि इसका जो अधिकतम तापमान होगा सर्दियों के अंदर, जो अधिकतम तापमान होगा ये कितना होगा, दिन के समय अगर सूरज निकल आया है तो 18-20 तक पहुंच जाता है। वहीं रात का टेम्परेचर देखेंगे बिल्कुल ही लो हो जाता है, 3-4 तक भी पहुंच जाता है। तो बीच का डिफरेंस देखिए कहां 3 और कहां 20, 17 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे चेन्नई का ही केस लेंगे तो भाई दिन के समय टेम्परेचर कितना मिलेगा, ज्यादा करोगे तो 27-28 तक पहुंच जाएगा, और यही रात में कितना हो जाएगा 24-25 तक। बस 1-2 डिग्री का ही बीच में डिफरेंस आता है। कारण क्या है? कारण यही है कि यहां पर जल खंड, भाई जल का भाग है, भूमि है, जल है। तो जल जो है देखिए, भूमि क्या है, तेजी से गर्म होती है और ठंडी होती है। जब भूमि गर्म हो जाएगी तो क्या होगा कि यहां पर जल ठंडा रहेगा इसकी अपेक्षा, तो यहां पर हाई टेम्परेचर क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर से हवाएं चल पड़ेंगी, यहां पर ठंडी ठंडी, टेम्परेचर कंट्रोल होगा। रात के टाइम पे क्या होगा, पानी जो गर्म हुआ है ये गर्म ही रहेगा, लेकिन जो भूखंड है ये गर्म होकर ठंडा हो जाएगा। अब हवाएं यहां से इधर बहेंगी ठंडी ठंडी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भाई जो टेम्परेचर है यहाँ का प्रायद्वीपीय भारत का ये कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ का टेम्परेचर 1-2 डिग्री का ही फर्क आता है अधिकतम और उसमें, तो सेम सा है, और साल भर यही सिचुएशन बनी रहती है। तो इसी प्रकार का टेम्परेचर रहेगा साल भर। तो शीत ऋतु जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं है। शीत ऋतु का जो ज्यादातर प्रभाव है वो देखेंगे कि यहाँ पर जो उत्तरी भारत है यहाँ पर अधिक रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारी थी शीत ऋतु। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है, शॉर्टकट में भी बता सकता हूं मैं आपको, आप लोगों को भाई एक ही वीडियो में सारी चीजें भी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो उससे क्या है कि अधिक लंबा हो जाता है और बहुत सारी चीजें बताने वाली भी होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही इन चीजों को समझते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।